हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर का कोड है 7B 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के कोल्हान के पेपर चाहिए तो आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए, सजेशन का क्या अर्थ होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 199 में सजेशन मिलेगा जिसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब सजेशन का अर्थ होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, सजेशन में MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह के कोल्हान में जो है पेपर में क्वेश्चन आए थे। उससे पहले सजेशन लेने वाले के लिए जो है एक सूचना है, हम लोग सजेशन जो है 4 अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। पहली बात, पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में क्या सवाल पूछा गया है, उसके आधार पर ये सजेशन तैयार किया जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है, कोल्हान का सिलेबस क्या कहता है, उसके हिसाब से जो है चीज़ें चलती है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले जो भी 2-3 सालों से पटना हो, रांची हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीतांबर हो, सिद्धू कानू, BBMK, UBINOव भावे, उन जगह पे मैंने सजेशन दिया है, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वहाँ से आपको जो है सजेशन या PYQ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका कोल्हान का पेपर, ठीक है। इसे कर लेते हैं हम लोग ओपन। ये रहा ड्राइव में ओपन। अब यहाँ से देख लें, ये पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर है। यहाँ से आपको सेमेस्टर थर्ड दिख रहा होगा और ये पेपर नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, पेपर 7 का B, ठीक है। 2025 में आपकी एक्चुअली ये जो परीक्षा है वो 2026 में जनवरी में हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये 23-25 का सेशन है, लेकिन काफ़ी ये लेट हो चुका है। फुल मार्क्स है 40 का। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ पे मिला था और 1.5 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना था। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप A की बात करेंगे, 10 छोटे छोटे MCQ पूछे जाएंगे, हर एक के लिए एक एक नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, विच एक्टिविटी प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग इन इकोनॉमिक क्लास, यानी कि अर्थशास्त्र कक्षा में उच्च स्तरीय सोच किस गतिविधि से बढ़ती है। देखिएगा, किस गतिविधि से बढ़ती है, इस पे बात की जा रही है कि कौन सा एक्टिविटी है, विच एक्टिविटी। पहला है डिबेट, फिर है होमवर्क, फिर है डिक्टेशन, फिर है कॉपिंग नोट्स, यानी कि नोट्स को कॉपी करना, छापना। छापने वाले से बच्चा कभी नहीं बढ़ेगा, कॉपी करने से नहीं बढ़ेगा, प्रैक्टिस करने से नहीं बढ़ेगा। या फिर जो भी वर्ड में ना केवल ओनली वाला वर्ड आ जाए, उसको हमेशा BEd में भी और CTET में भी इससे दूर भागिएगा। ओनली वाला वर्ड बहुत नेगेटिव होता है, CTET में इसको आप जो है देखते ही दूर भागना है आपको। तो देखिए, डिबेट करने से बच्चा जो है ज़्यादा जो है चीज़ों को समझ पाएगा और इसमें जो है ज़्यादा इंगेज होगा। वो कई बार सामने वाले के सवाल को भी उसे आंसर करना होगा, लेकिन ये होमवर्क में, डिक्टेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अगला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ यूनिट प्लान इज टू, यूनिट योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यूनिट प्लान के बारे में जान लीजिए। यूनिट प्लान से हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक यूनिट का जो है कैसे अधिक से अधिक आउटपुट मिल सके, बच्चा अधिक जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो रटकर कभी आप मेमोराइजेशन से बच्चे को सिखा पाओगे क्या? रटकर याद कराना, रोट लर्निंग बहुत बड़ा पाप है अभी के हिसाब से, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर है रैंडम एक्टिविटी दे दोगे, अनियंत्रित, अनियमित, ये सब चीज़ें क्या है, कहाँ लीड करोगे, जिसमें कोई कोई आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा है, कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप रैंडम एक्टिविटी नहीं करते हो। फिर अगला है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिस्टमैटिकली, शिक्षण की संरचना करना, बिल्कुल सही है यही। अगला देखिए, इग्नोर, बताओ आप ये वर्ड कितना नेगेटिव है, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को अनदेखा करना। खुद बता रहा है कि मैं तो नहीं हूं, आंसर ये खुद बता रहा है कि मैं नहीं हूंगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। अगला है पोर्टफोलियो मेंटेन हेल्प्स इन, पोर्टफोलियो का रखरखाव किस में सहायक है, समेटिव एवोल्यूशन में, ठीक है। अगला है, ये ठीक ठाक है, गलत नहीं कहूंगा मैं इसे। कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये भी ठीक है। केवल, मैंने आपको क्या बताया था, ओनली वाले वर्ड से दूर भागिएगा, तो ये ऑप्शन आपका कटेगा। केवल परीक्षा से आप बच्चे को ठीक कर पाओगे क्या, इग्नोर करके उसका प्रोग्रेस को? नहीं, तो दोनों ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब देखिए, बात आती है समेटिव एवोल्यूशन। समेटिव असेसमेंट आप कब करते हो, जब एग्जाम के पास आते हो आप, यानी कि या तो 6 महीने में आप एग्जाम ले लो, या फिर आप 12 महीने के बाद एग्जाम लेते हो, फाइनल एग्जाम लेते हो, हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम लेते हो। इसमें भी बच्चा
अच्छे से ठीक से चीज़ों को कर पाएगा, आप सीख पाओगे। लेकिन पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंटिन्यूअस है, सारी चीज़ें साथ-साथ चलेगी। बच्चा अगर एक चैप्टर को नहीं समझ पा रहा है या किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो हम लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, उसे हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर इंक्लूड्स, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास में शामिल है। देखिए बात हो रही है शिक्षकों की, यहाँ पे आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मत देखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बातें। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास में शामिल है, क्या शामिल है भाई? पहला है लेसन प्लान प्रिपरेशन, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बुरी बात तो नहीं है क्योंकि इसे टीचर से रिलेटेड ये है। फिर है सेमिनार पार्टिसिपेशन, यानी कि सेमिनार में भागीदारी करना, ये बहुत और अच्छी बात है। रेमेडियल टीचिंग यानी कि सुधारात्मक शिक्षण, ये भी टीचर से जुड़ा हुआ है। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी टीचर से जुड़ा हुआ है। अब आप बात बताओ सबसे बेहतर क्या है? जब आप सेमिनार में जाओगे वहां पे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप दूसरे के इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करोगे, वो चीजें बताएंगे, ट्रेनर आपको जो है ट्रेनिंग देगा, आप चीजों को ठीक से समझ पाओगे। अगला है 5वां सवाल, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन, यानी कि व्यावसायिक संगठन की सदस्यता। सपोज कर लो आपने मैथ क्लब की जो है सदस्यता ले ली, फिजिक्स क्लब, साइंस क्लब की सदस्यता ले ली, या फिर आर्ट क्लब की सदस्यता ले ली, तो वहां से आप चीजों को सीखोगे, गेन करोगे। सैलरी के लिए आप नहीं कर रहे हो ये काम, वेतन वृद्धि आपकी नहीं होगी इससे, ठीक है। यहाँ तो आपको कुछ पैसे भी देने पड़ सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ आप जाओगे तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन आपका बेहतर हो पाएगा। फिर है स्टूडेंट मोटिवेशन, छात्र को प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, लेकिन छात्र का क्या लेना देना? टीचर यहाँ पे किसी प्रोफेशनल क्लब में जा रहा है, छात्र का इससे कोई लेना देना है क्या? असेसमेंट वर्क का कोई लेना देना है क्या? दोनों कटेगा। यानी कि आप यहाँ पे क्या जा रहे हो? अपना व्यावसायिक विकास के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जा रहे हो आप। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फील्ड विजिट मैनुअली इनहांस, यानी कि फील्ड विजिट जो है क्षेत्रीय भ्रमण क्या बढ़ाता है? देखिए क्षेत्रीय भ्रमण हम लोग इतिहास में, साइंस में भी इसलिए कराते हैं बच्चों को, या मैथ्स में इसलिए कराते हैं ताकि वो रियल चीज़ों को, रियल लाइफ को ऐड कर पाए, रियल वर्ल्ड को जो है वो बच्चा क्या कर सके, अपने स्टडी में शामिल कर सके, या फिर जो उसे चीज़ों को पढ़ रहा है वो अपने स्टडी में उसे इंक्लूड कर पाए, रियल वर्ल्ड को, डेली लाइफ को। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने वास्तविक जीवन की समझ को बढ़ाने के लिए। रटने की बात तो कभी मैंने कही नहीं, मेमोराइजेशन जहाँ दिखे इससे भी भागिए आप, ओनली वाले वर्ड से मैंने आपको पहले बता रखा है कि इससे भी जो है आपको भागना है, ये भी आपका कटेगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या बोला गया है देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस इन्वॉल्व, यानी कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ओनली वाले वर्ड से बचिएगा आप, ओनली वाले वर्ड से आप क्या करिएगा, बचिएगा। तो ओनली जो है केवल शिक्षण विधियां, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, मैंने आपको बता रखा है कि ओनली वाले वर्ड से बचिए। फिर है कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि विषय वस्तु और रणनीति, सही बात है भाई, अच्छी बात है। फिर देखो दोनों ऑप्शन में ओनली वर्ड है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन में ओनली वर्ड ने जो आपको बचा लिया। पर यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी। अगला सवाल है नेशनल इनकम रेफर्स, यानी कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय यानी कि पूरे देश की आमदनी, पूरे देश ने कितना पैसा कमाया, हर एक व्यक्ति को पैसे को जोड़ दिया जाए, इंस्टीट्यूशन के पैसे को जोड़ दिया जाए, तो वो आपका सही है ऑप्शन 1। पर्सनल इनकम या फिर कॉर्पोरेट इनकम या फिर एक्सपोर्ट इनकम नहीं, बल्कि केवल देश की कुल आय को माना जाएगा। जिस बच्चे ने भी ये सवाल बनाया है, शायद मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, अरविंद नाम है शायद इनका, तो उन्होंने पेपर मुझे भेजा है, अभी तक इन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट सारा आंसर किया है, और बहुत बहुत बधाई कि आप इतना जो है पढ़े लिखे हो, तेज हो, आप स्मार्ट हो, और आपने बिल्कुल सही सही किया है। अभी तक जो है इन्होंने आलोक नाम था इनका, ठीक है, मैंने अभी व्हाट्सएप पे देखा इनका नाम। आलोक जी, आपने बहुत बेहतरीन जो है पेपर सॉल्व किया है। आगे 2 क्वेश्चन को देख लेता हूँ, उसके बाद कहूँगा। फिर है फंक्शन ऑफ बजट इज, यानी कि बजट का कार्य क्या है, बजट का क्या काम है? धन खर्च करना, ठीक है, धन खर्च तो हम लोग करते ही हैं। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन करना, ये भी सही है। मेकिंग पॉलिसीज या फिर नन ऑफ दीज, तो देखिए तीनों ऑप्शन सही है। बजट में हम लोग ये तीनों काम करते हैं। सबसे बेहतर आंसर होता ऑल ऑफ दीज, अगर दे दिया जाता ना तो सबसे बेहतर होता, लेकिन अब आपको इन्हीं में से किसी एक को चुनना है, तो क्या चूज करोगे आप? तो देखिए सिर्फ धन खर्च कर देना बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उद्देश्य के, ऑब्जेक्टिविटी के, तो ये गलत होगा। संसाधनों का भी बंटवारा करना सही नहीं है जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, यानी कि आप पॉलिसी बनाओगे तभी तो धन या फिर संसाधनों का बंटवारा कर पाओगे। तो ऑप्शन 3 आपका सबसे बेहतर होगा। हालांकि तीनों सही है, लेकिन सबसे सही आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, यानी कि भुगतान संतुलन में शामिल होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल शामिल होता है। देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, जैसे सपोज कर लो कि चाइना से हम लोग ना बहुत सारा सामान परचेज कर लेते हैं, बहुत सारा,
ठीक है, और चाइना को हम लोग बहुत कम सामान बेच पाते हैं, इसलिए हमारा जो बैलेंस है बिगड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ हम लोग फायदे में रहते हैं, अमेरिका को हम लोग बहुत सारा सामान जो है टिका देते हैं और वहाँ से कम सामान मंगाते हैं, इसलिए अमेरिका जो है हम हमारे ऊपर फायर है अभी फिलहाल के लिए। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वैल्यू। डोमेस्टिक सेल नहीं होगा, एम्प्लॉयड वेजेस नहीं होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट भी नहीं होगा। और आलोक जी, यू डिड फैंटेबुलस जॉब। मेरी बैटरी डाउन हुई है टैब की, मेरी नहीं। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए क्या सवाल बोले गए हैं, किन्हीं 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5+5 आपको मिलेगा यहाँ पर। पहला सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लेसन लर्निंग इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में गतिविधि आधारित पाठ्य योजना का महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है भाई। अगला सवाल, व्हाट इज मिंट बाय द कंटिन्यूअस असेसमेंट। सतत मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है, या फिर सतत मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यह भी सही है। अगला है, हाउ डू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू टीचर डेवलपमेंट, यानी कि व्यावसायिक संगठनों द्वारा शिक्षक विकास में किस प्रकार योगदान मिलता है। ठीक है, तो ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देख लेते हैं, और जो है इसे जो है हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ अ पेडागोजी एनालिसिस फॉर बजट, यानी कि बजट के लिए शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के मुख्य पक्ष क्या हैं बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10+10 आपको 20 नंबर मिलेगा। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वेरियस ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड देयर क्लासरूम एप्लीकेशन। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त विभिन्न लेन देन रणनीतियां और उनकी कक्षा में अनुप्रयोग स्पष्ट करके बताएं। ठीक है, अब बड़े वाले सवाल शुरू हुए। 7वां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन डिवाइसेस इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण में आकलन और मूल्यांकन के उपकरणों की भूमिका पर चर्चा करें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस एंड फील्ड विजिट फॉर इकोनॉमिक्स टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अर्थशास्त्र शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सेमिनार, सम्मेलन और फील्ड विजिट के महत्व का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द पेडागोजिकल ट्रीटमेंट फॉर सप्लाई इन द इकोनॉमिक करिकुलम। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में आपूर्ति की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका पेपर, और ये पेपर था आपका इकोनॉमिक्स का। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।